नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष जैसल आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने देखा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नई सीरीज़ आ रही हैं और उन सीरीज़ में लगातार कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिनको युवा और बच्चे और बुजुर्ग पसंद भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने मिर्ज़ापुर 2 के क्रिएटर और मिर्ज़ापुर 1 के राइटर पुनीत कृष्णा जी को आमंत्रित किया है वार्तालाप के लिए। वो जल्द ही हमसे जुड़ने वाले हैं और जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं हम आपकी बातचीत कराएंगे, उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक ऐसे माहौल में हम उनसे बात कर रहे हैं जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने सवाब पर हैं, कह सकते हैं कि अपने उफान के दौर में है। एक ज़रूरत जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में पूरी की है इस सदी में, इस कोरोना के काल में, वह अपने आप में एक बड़े तरीके से, बड़े रूप में हमें देखने, सुनने और समझने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। मिर्ज़ापुर अ, को मिर्ज़ापुर देखने वाले लोग मिर्ज़ापुर लिखने वाले के बारे में जानना चाहते हैं। कौन है वो, कहाँ से आते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। पहला सवाल मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मिर्जापुर अच्छा लगा है मनीष भाई। मैं अगर बैकग्राउंड बोलूं तो मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ट्रांसफर पे जॉब में थे तो अलग अलग शहरों में बहुत रहा हूँ मैं। तो हर 2-3 साल में आप समझिए कि मेरा शहर बदल जाता था। तो मैं उत्तर प्रदेश में भी लगभग 10-12 शहरों में रहा हूँ, और इसके अलावा फिर पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में भी इंडिया के अलग अलग शहरों में। तो शायद उस वजह से अलग अलग तरह के लोगों से मिला हूँ। तो बहुत सारी कहानियां हैं मेरे दिमाग में, क्योंकि उनके मतलब चोरी हूं मैं एक तरह से, उनकी कहानियां चुरा लेता हूँ। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों से उनके बात करने के तरीके, उनके लहजे, उनका खान पान, उनका कल्चर। तो यूपी में भी अगर आप देखें तो 3 हिस्से हैं, एक ईस्ट यूपी, एक सेंट्रल यूपी, एक वेस्ट यूपी। तो तीनों में रहा हूँ। तो शायद वो तजुर्बे हैं मेरे जो मुझे मदद करती हैं लेखक होने में। यही बैकग्राउंड है। मिर्ज़ापुर 1 और मिर्ज़ापुर 2 किरदार का जन्म कैसे हुआ, कैसे लिखा पुनीत जी ने, कैसे दिमाग में आया, कहाँ से आया, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों आया? तो देखिए, ये कहानी सुनाने का बड़ा मन था, बल्कि ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत साल पुरानी बात है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस जॉनर में पहली गैंगस्टर फिल्म मैं बनाऊं बढ़िया वाली। लेकिन फिर वो अनुराग साहब की गैंग्स ऑफ वासेपुर आ गई। तो बड़ी कमाल की फिल्म थी वो, तो बड़ा दुख लगा मुझे कि यार हम पहले होने चाहिए थे, ये पहले नहीं रहे, हमारे अनुराग भाई ने अब कर दिया काम। और उसको बीट करना भी आसान नहीं, वो बहुत ब्रिलियंट फिल्म है दोनों, 1 और 2। तो ये मन के अंदर एक बड़ा मलाल सा रह गया। उसके बाद तो ओरिजिनली ये मेरे दिमाग में फिल्म का आइडिया था। फिर जब ये शो बनाने का बात आया तो एक्सेल ने बात किया कि भाई उनकी बातचीत चल रही है, कुछ कॉन्सेप्ट है तो बताएं। एक्सेल से मेरा रिश्ता पुराना था, वो हमारी मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे थे, तो उनके साथ रिश्ता प्यार भरा था। तो उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो यही हुआ कि हाँ, कोशिश तो की जा सकती है। तो यही दिमाग में आया कि क्यों ना ये जो कहानी है जिसपे फिल्म बनाने का मन था कम से कम 10-15 साल पहले, उसको शो बनाकर देखते हैं। क्योंकि अगर गैंगस्टर ड्रामा में वायलेंस, गालियां या जो भी जिस तरह की चीजें जो जनरली फिर आप यू नो सेंसरशिप होता है या एक तरह का बंधन हो जाता है, वो ओटीटी पे नहीं था, तो हम शायद ज्यादा ईमानदारी से अपनी कहानी कह पाएंगे। तो वो भी एक लालच आ गया। और दूसरे फिर मुझे ये लगा कि गैंगस्टर ड्रामा में कोई हीरो विलेन नहीं होते, हर कैरेक्टर का एक रंग हो सकता है, जो कि शायद आप शो के फॉर्मेट में ज्यादा कर सकते थे क्योंकि उसकी लेंथ भी ज्यादा है। फिल्म में तो फिर एक कंस्टेंट होता है 2 घंटा 2.5 घंटा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये शो बनाने का ख्याल आया। तो बात आगे बढ़ी फॉर्मली। और रही बात कहानी की, तो आ, सब फिक्शनल ही है ये। बस ये था कि जब मैं जौनपुर में पढ़ रहा था तो 2 भाई लोग घुमा करते थे बाइक पर, जिनके बारे में ये था कि भाई ये थोड़े दबंग हैं। तो बस वो एक विजुअल मेरे दिमाग में था कि 2 ब्रदर्स ऑन अ बाइक विद अ गन, इतना ही विजुअल था बस। दैट वाज द ओनली वन लाइनर विजुअल इन माय हेड। बाकी सब कुछ फिर फिक्शनल है। द एंटायर शो, सीजन 1 भी जो मैंने लिखा, सीजन 2 भी जो मैंने लिखा, सब फिक्शनल। सबसे मजबूत किरदार आपकी नज़र में, आपकी, हालांकि वो आपने तो पूरे सभी किरदारों को जन्म दिया है, लेकिन सबसे मजबूत किरदार पुनीत कृष्णा की नज़र में कौन सा है, और पहले में और सेकंड में? तो मजबूत कहें या प्रिय कहें, कौन सा, या दोनों एक ही मान रहे हैं? मजबूत भी बता सकते हैं, प्री भी अलग बता सकते हैं कि आपको पसंद तो कौन सा प्रिय आता अगर है। कहेंगे तो सीजन 1 में मुझे कंपाउंडर बड़े प्रिय थे। उसका कारण ये है कि मेरे ख्याल से भले वो बड़े वायलेंट आदमी थे, लेकिन एक तो वायलेंट बिना कारण के नहीं करते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन वो नहीं करते थे। और दूसरा, उनके हमेशा वायलेंस के पीछे एक रीजन होता था, तो रीजन कितना भी कन्वोल्यूटेड हो सकता है, वो अलग बात है। और दूसरा, आई थिंक मिर्जापुर की दुनिया में एक वही ऐसे आदमी थे जो बिना किसी एजेंडा के एक्शन ले सकते थे। अगर उनके दोस्त ने कुछ कहा है तो फिर वो कर सकते हैं, भले उनको उसके लिए अल्टीमेट प्राइस पे करना पड़े, विच इज हिज लाइफ।
तो मुझे वो कैरेक्टर बड़ा पसंद रहा है। बीना जी का कैरेक्टर बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि वो जिस तरह के चीजों को से ऑपरेट करती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बड़ी अवेयर हैं, और वो मेंस वर्ल्ड में डेंजरस मैन, वायलेंट मैन है उनके फैमिली में, उनके बीच में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि मुझे 2 में और मजेदार लगता है उनका कैरेक्टर, क्योंकि 1 के एंड में तो आते आते तक वो दब गई थी, लेकिन फिर 2 में मुझे लगता है कि वापस से उभर के आती हैं। अगर आपने 2 देख लिया, अदरवाइज मैं स्पॉइलर नहीं देखिए। दूंगा आपको। तो फिर उभर के आती हैं और फिर अलग तरह का उनको आपको जलवा देखने को मिलता है, तो वो मजेदार है। बाकी अगर कहेंगे तो सभी कैरेक्टर्स बहुत प्रिय हैं, मुन्ना भैया, डिम्पी जी मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि डिम्पी जी का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो कि बहुत ब्रेव चॉइस लेता है कि वायलेंस छोड़ के मैं नॉन वायलेंस की साइड जाऊं, जो कि आसान चॉइस नहीं है, स्पेशली इन अ वर्ल्ड ऑफ मिर्जापुर। तो वो मुझे एक कैरेक्टर राइट बहुत पसंद है। वसुधा बहुत पसंद है सीजन 1 की स्पेशली। बाकी मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, बबलू भैया, स्वीटी, गोलू, ये तो इनके बारे में तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। मतलब हमने इनको नहीं बनाया, इन्होंने हमें बनाया। हाँ। पूर्वांचल कैसे है आपकी नज़र में? पूर्वांचल क्या है? पूर्वांचल को लिखते समय, पूर्वांचल की स्टोरी लिखते समय, मिर्जापुर को लिखते समय पूर्वांचल जहन में किस तरीके से आपकी नज़र में आता है? तो एक तो ये था मनीष भाई कि मैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर बनारस में रहा हूँ लगभग, आप समझिए 9 साल। हम्म। बल्कि हाँ, 9 9 साल, 10 साल, 5 और 1 6, हाँ 4 9 साल, 9 साल में रहा हूँ पूर्वांचल में। तो वहाँ की भाषा में जानता था, वहाँ के लोगों को मैं जानता था। एक अजीब तरह का रुआब सा होता है वहाँ, स्वैग जिसको अपन बोल सकते हैं। मतलब जैसे आप बनारस में अगर आप जाएंगे, मुझे पता नहीं कोई बनारस गए हैं कि नहीं, तो अगर कोई गया। बनारस भी जाएंगे ना, तो आप रिक्शे वाले से कहेंगे कि भाई यहाँ चलो, तो मना कर देगा कि आराम कर। हम्म। वो 20 रुपया नहीं कमाएगा आपसे, वो आराम कर रहा है। भले ही उसको पैसे की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है, होगी, सबको होती। तो वो एक अजीब तरह का स्वैग है वहां के लोगों में। तो एक स्वैग मुझे लगा कि अगर हर कैरेक्टर में दे दें तो मजा आएगा। और फिर एक अजीब तरह की मिठास तो है ही वहां की भाषा में। एक हल्का सा लिरिसिज्म है, एक हल्का सा मेलोडी है जब वो बात करते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरे, पूर्वांचल बेल्ट ही थोड़ी सी वैसी है जहां पर आपको लोग मिल सकते हैं थोड़े से क्राइम से जुड़े हुए। बलिया, गोरखपुर, बस्ती, इस तरह की बेल्ट हम तो बचपन से सुनते आए थे। तो रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन का बात है। बाकी तो हर शहर में आपको लोग मिलेंगे अलग अलग तरह के। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि कहानी पूर्वांचल में सेट हो सकती है। अदरवाइज ये कहानी कहीं भी सेट हो सकती थी, ये किसी फिक्शनल टाउन में भी हो सकती थी, ये हिंदुस्तान के किसी भी टाउन में हो सकती थी। हाँ, मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस समय चल रहे हैं, कोविड सिचुएशन के बाद जिस तरीके से ओटीटी की एक बाढ़ सी आ गई है, ओटीटी में जिस तरीके का कंटेंट आ रहा है, उसमें बढ़ रही अश्लीलता, गालियों की भरमार, और जहां नहीं जरूरत है वहां पर भी जिस तरीके की गालियां यूज की जा रही हैं, उसको लेकर के समाज का एक कोना, एक वर्ग कहता है कि सेंसरशिप जैसी पॉलिसी होनी चाहिए, और एक तबका कहता है कि एकमात्र ऐसा मीडियम बचा है या है अभी जिस पर सेंसरशिप नहीं है, उस पर ना होने दिया जाए। पुनीत कृष्णा का नाम खुद लिया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं कि मिर्जापुर जैसी सीरीज बन रही है, वल्गैरिटी है, अश्लीलता है, उस पर आपकी आपके क्या कमेंट है? तो इसमें मेरा ये कहना है कि मनीष भाई, आई थिंक कोई भी चरित्र जब कोई बात कहता है या कोई हरकत करता है, तो मेरे ख्याल से वो चरित्र के बारे में की जाएगी। अब जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर मैं किसी पिता पुत्री की कहानी लिखूंगा, तो उसमें फिर ये नहीं होगा, उसमें सॉफ्ट मूवमेंट्स होंगे। तो उस समय एक वर्ग ये कहेगा कि यार इसमें वो मजा नहीं आया जो मिर्जापुर में आया था। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग भी होंगे। तो मेरे ख्याल से हम सबको खुश नहीं कर सकते। मैं यही कह सकता हूँ कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने चरित्रों के प्रति ईमानदार हैं, क्योंकि यही हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है। अगर मिर्जापुर के चरित्र क्रिमिनल्स हैं, वायलेंट हैं, बचपन से एक तरह के माहौल में पले बड़े हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो गालियां सुनते आए और गालियां बोले। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई गालियां बोली गई हैं, वो इसका मतलब जानते हैं कि वो गालियां हैं। करेक्ट। इसका मतलब उन्होंने सुनी होंगी बचपन से। करेक्ट। तो इसका मतलब ये समाज का हिस्सा है। ये अगर मैंने बनाई होती, तो वो ये पूछते ना कि इसका मतलब क्या है भाई साहब। वो ये कह रहे हैं कि गालियां हैं, इसका मतलब वो जानते हैं, तो समाज का हिस्सा तो वो भी है। ये कहानी की डिमांड है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बच्चन साहब ने बहुत सारी फिल्मों में एंग्री यंग मैन का रोल किया है। वो बड़े बढ़िया कैरेक्टर्स है, लेकिन आप वैसा बेटा अपनी फैमिली में नहीं चाहेंगे कि जो बंदूक उठा ले या सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करे। लेकिन वो कहानी है, उसको कहानी की तरह से देखा जाए। ये फिक्शनल कहानी है, ना ही हम कहीं क्लेम कर रहे हैं कि रियल कहानी है, और ना ही हमें क्लेम कर रहे हैं कि कोई समाज को मायना दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये फिक्शनल कहानी है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, उसको उस तरह से देखें, ओवरथिंक ना करें, मेरी गुजारिश है। और अगर कोई दूसरी कहानी लिखूंगा जिसमें कि चरित्र इस तरह की बातें या हरकतें नहीं करते होंगे, तो जाहिर सी बात है उसी पैमाने के हिसाब से लिखने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप कहेंगे कि यार इसमें तो बड़े ही प्यारे मोमेंट्स आपने दिए, एक भी गाली नहीं। तो ये कहानी के डिमांड के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसके प्रति ईमानदार हूँ। और रही बात सवाल। अश्लीलता की, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे मनीष भाई, हमारे डायरेक्टर हैं गुरु भाई, जिन्होंने सारे सीन शूट किए थे सीजन 1 में।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्स सीन जरूर है, लेकिन स्किन शो नहीं मिलेगा आपको। तो जी उसके पीछे कारण है। और एक भी सीन ऐसा नहीं है जो स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाए। हर सेक्शन का स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो और इसलिए, बल्कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सीजन 2 में आपको एक कम मिला होगा। जी जबकि आप समझ रहे हैं मिर्जापुर के फैंस को तो ये पसंद है। जी हम वो जी चांस ले रहे थे कि हम कम डालेंगे फिर भी हमारी कहानी काम करेगी। हम वो हिम्मत जुटा रहे थे, क्योंकि सीजन 2 में हमें जरूरत नहीं लगी। सीजन 1 में जितने भी बीना जी के सीन्स हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सीजन 1 में जितने भी मुन्ना भैया के सीन्स हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गुड्डू भैया का एक किस का सीन है वो भी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम जब भी ये सीन डालें, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा, वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ा कर नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम डेलिबरेटली उसे बाहर निकाल देते जी। हैं या लिखते नहीं। जब सीरीज बनती है, किसी वेब के लिए जब सीरीज बनाई जाती है, तो जब मैं देख रहा हूँ कि एक मैं खुद फिल्म रसिक हूँ, वेब सीरीज को पसंद करता हूँ, तो पहले पहले भाग में और दूसरे भाग में कई अंतर मुझे नजर आते हैं, जिसमें कि लगता है कि जो राइटर है उसने कैरेक्टर को, सेकंड जो वर्जन है, जो सेकंड एपिसोड आया है उसका, उसमें पब्लिक ओपिनियन को भी ध्यान में रखा है कि पब्लिक को क्या पसंद ज्यादा आया था, उस करेक्टर पर भी क्या काम किया गया है। क्या इसको एक टीआरपी बेस्ड माना जा सकता है एक राइटर की नजर से? देखिए, ये मैं सब राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी पर्सनल बात ही कर सकता हूँ। मेरी तरफ से मैं ये बहुत श्योरिटी से कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोच के चल रहे थे कि पब्लिक को इसमें से कौन सी वाली चीज पसंद आई। अगर उस लिहाज से चल रहे होते तो पहला स्टेप वही था कि आपको सेक्स मिलता खूब सारा, क्योंकि 1 में तो एक वो अभिन्न हिस्सा था उसका और पब्लिक को पसंद भी आया था। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, पिछले लिहाज से आप देखेंगे तो इस बार बहुत, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार कैरेक्टर्स थोड़े से डार्कर भी हुए हैं। पेस भी हमने हल्की सी धीमी की है इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स एक गम के माइंड स्पेस से बाहर आ रहे थे। सीजन में जिस तरह से एंड हुआ था, उनकी जिंदगी में गोलियां चली थी, दुख हुआ था, लोग मरे थे। तो ये डेलिब्रेट चॉइस थी हमारी तरफ से कि हम इसको किरदार की तरफ से आगे बढ़ाएंगे। अगर लोगों को भूकाल या फन में मजा था तो ऐसा नहीं सारे कैरेक्टर्स वापस से फन और भूकाल करना। गुड्डू भैया जैसा से सीजन 1 में थे, सीजन 2 में बिल्कुल आपको वैसे नहीं दिखे होंगे। तो उसका कारण ये है कि हमने कंप्लीटली अपनी तरफ से स्टोरी को प्राथमिकता दी और अपने आप को कंप्लीटली इंसुलेट किया कि फैंस क्या मांग रहे हैं, क्योंकि वो डेंजरस टेरिटरी है मनीष भाई। क्योंकि फैन एक नहीं है, फैन लाखों हैं, करोड़ों हैं। अगर आप फैंस की सुनेंगे तो फिर उसमें भी आप किसकी सुने किसकी नहीं, वो एक अलग तरह का सवाल हो जाएगा, क्योंकि काफी बार फैंस एक दूसरे से उलट बात भी कह रहे हैं। तो हमने कोशिश यही की कि हम कहानी के हिसाब से चलें, बिल्कुल भी टीआरपी वाले एंगल से नहीं कि लोगों को क्या मजा आए उस ट्रैक को बड़ा कर दें। हम इस गली बिल्कुल भी नहीं गए। क्या पुनीत कृष्णा मिर्जापुर 3 पर काम शुरू कर चुके हैं? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल तो मैंने डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, पर काम चल रहा है, टीम काम कर रही है। किस गली में कहानी जानी है, किस गली में चरित्र आगे बढ़ेंगे, कौन सा चरित्र अंदर आएगा नया, कौन सी लोग किससे क्या रिश्ते बनाएंगे, इस सब के बारे में निर्णय लिए गए हैं ऑलरेडी। इस बाकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से टीम काम कर रही है। तो हाँ, इन दिनों मैं मतलब नया राइट आदमी नहीं इसका जवाब देने को, टीम ही बताएंगी। इन दिनों नया क्या लिख रहे हैं मिर्जापुर के अलावा? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें मैं शायद फॉर्मली ना बोल सकूं मनीष भाई, क्योंकि वो लोग अनाउंस करें तो बेहतर है। जी पर जी एक दो फिल्में लिखने का प्रयास है, और बाकी तो जब वक्त मिला तो अपने मन के लिए कहानियां लिख डालता हूँ, जाने कहाँ बेच पाऊँ या सुना पाऊँ। तो उस लिहाज से चल रहा है काम। जी पर हाँ, दरवाजे खुले और इज्जत मिल रही है, ये बात जी जरूर है। 1 के बाद भी मिलनी शुरू हुई थी और 2 के बाद भी बढ़ी है। जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर राइटर को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने नाम को लेकर, लेकिन इकलौता ऐसा नाम है पुनीत कृष्णा का जो सफल हो रहे हैं, सफलता की तरफ दिखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो बहुत सारी सीरीज में लिख रहे हैं, लेकिन उनका नाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दे नहीं रहे, नीचे लिखते नहीं है कि राइटेड बाय, या जिसके राइटर कौन है। इस पर क्या कमेंट है आपके? देखिए, मुझे लगता है कि ये भी समय बदल रहा है। मुझे बहुत ज्यादा ये उम्मीद है इस बात की कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस वाली कैटेगरी को प्राथमिकता मिलती जाएगी। प्राथमिकता कहना एक्चुअली रॉन्ग है, प्राथमिकता की जरूरत भी नहीं, सब बराबर ही होते हैं एक शो या पिक्चर को बनाते समय। पर इस नाम को भी बाहर लाने लगेंगे लोग। और मेरे ख्याल से अगर सभी लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं, तो अगर स्क्रीन पे कुछ कमी रह भी गई है कहीं, तो भी हमेशा आपस में तो कोशिश की जा सकती है कि लोग एक दूसरे को बढ़ावा दें। वो तो हम हमेशा ही कर सकते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि समय बदल रहा है। बल्कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लेखकों का बहुत वैल्यू है आज की डेट में। लेखक अपना घर चला सकता है, अपना किचन चला सकता है। वो झोला कंधे पे उठा के और चप्पल, टूटी चप्पल पहन के घिसट नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो मुझे लगता है कि समय बदल रहा है। लेखक की बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत है। बल्कि अगर आप ईमानदारी से, मैं आपसे कहूँ मनीष भाई, तो आप अच्छा लेखक ढूंढने जाएंगे तो मिलता नहीं है आसानी से। जिसका मतलब जब मिलेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं जिस भी प्रोडक्शन हाउस में मेरी बातचीत होती है, कभी कभार कोई प्यार करने के लिए फोन करता है या मैसेज कर देता है, वो बहुत इज्जत और प्यार ही देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लेखक की कोई कम वैल्यू है आज की डेट, बहुत बहुत वैल्यू है लेखक की आज की
कोई इसमें समस्या की बात मुझे नहीं लग रही। और अगर कठिनाई वाली बात है तो वो उतना ही कठिन है जितना किसी भी और विधा के लिए। जितना कठिन एक एक्टर को, एक नए एक्टर को अंदर आने के लिए है, या जितना कठिन एक नए डायरेक्टर को अपनी पहचान बनाने के लिए है, उतना ही कठिन एक नए राइटर को अपना पहला काम करने के लिए है। बाकी मेरे ख्याल से कोई किसी का हक छीने नहीं तो वो अच्छा है, उतना ही मैं कह सकता हूँ। छोटे शहरों से के जो युवा हैं जो फिल्म निर्माण में करियर बनाना चाहते हैं, और उनके लिए मुंबई आज भी स्ट्रगलर वाली जिंदगी देती है कि आप पहले आइए और 4 से 8 साल आप वहाँ गुजारिए। पुनीत कृष्णा एक सफल लेखक हैं आज की डेट में, क्या टिप्स देना चाहेंगे उन युवाओं को? तो देखिए, एक सफल लेखक तो बड़ा ही अजीब सा लफ्ज है मनीष भाई, क्योंकि सफल कौन डिसाइड करेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और फिर सफल वर्ड ऐसा है कि भाई इस इंडस्ट्री में किसी ने 2 अच्छी चीजें बनाई तो सफल है, किसी ने उसके बाद 2 खराब बनाई तो असफल है। तो फिर अल्टीमेटली कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप? ये तो बड़ा कठिन वर्ड है यूज करने के लिए। लेकिन चलिए, अगर मिर्जापुर 1 और 2 के बाद आप मुझे सफल कह रहे हैं तो आपका बड़प्पन है। यही कहूंगा कि बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है ये, और लेखकों के लिए भी बहुत प्यार है आज की तारीख में। लोग अपने बारे में भी बात करने लगे हैं, प्रोड्यूसर्स उनको उनका ड्यू देते हैं, ऐसा बात नहीं, प्रोड्यूसर्स अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में हमारी। और आए बम्बई आए, खुल के आए और प्रिपेयर होकर आए, तैयारी करके आए कि किससे मिलना है, किस तरह की फिल्में आप बनाना चाहते हैं, कौन आपके प्रोड्यूसर है, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर की अलग सेंसिबिलिटीज हैं, कौन सा वाला प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा होगा। प्रिपेयर करके आए और प्रोड्यूसर को अपना दुश्मन ना माने, प्रोड्यूसर आपका दोस्त है, क्योंकि आपको लिखना है, उसको लिखवाना है, ये रिश्ता है। क्योंकि हम कभी कभी इस ट्रैप में फंस जाते हैं लेखक स्पेशली कि प्रोड्यूसर मेरा दुश्मन है, पर ऐसा है नहीं मनीष भाई। मेरे हिसाब से ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं, और ये बिना एक दूसरे की सहायता के आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रोड्यूसर को दुश्मन ना माने, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं आपके लिए काम करने, जो आपके साथ काम करना चाहेंगे। और प्रिपरेशन के नाम पर मैं कहूंगा कि खूब किताबें पढ़ें, खूब बुक्स पढ़ें और खूब मूवीज देखें। बहुत सारा नॉलेज उससे मिलता है आपको अपनी कला को निखारने के लिए, जो हम सब कर रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा पढ़ें, ज्यादा देखें, वो मदद करेगा। और लोगों से मिले, ईमेल एड्रेसेस जुगाड़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे ईमेल एड्रेस पूछेगा तो मैं दे ही दूंगा कि भाई मेरा ईमेल एड्रेस ले लीजिए, या किसी प्रोड्यूसर के क्रिएटिव डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस लीजिए, अपना काम आप भेजिए। तो मेरे ख्याल से बहुत रास्ते खुले हैं। और अब तो ओटीटी की इतने ज्यादा चीजें बन रही हैं, हर शो के ऊपर आप देखिए तो अगर 3 या 4 राइटर्स हैं, मिर्जापुर पे तो खैर मैं और मेरा भाई थे, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें तो 3 या 4 राइटर्स हैं। हम तो दोनों सीजन पे दोनों ही लोग लिख रहे थे, लेकिन अगर 4 राइटर्स माने और 2 सीजन आप कम से कम माने, तो 8 राइटर्स के लायक तो काम एक शो पर ही हो गया। और ऐसे जाने कितने शोज और कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ राइटर्स की डिमांड ज्यादा है, और उनके लिए मनी भी है और रिकग्निशन भी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू कम टू बॉम्बे एंड टेल योर स्टोरीज। एक राइटर जब वेब सीरीज लिख रहा होता है तो मैं और राइटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली मिर्जापुर पर ही फोकस होकर बात कर रहा हूँ कि मिर्जापुर के कई सारे कैरेक्टर्स और लगभग जितने कैरेक्टर हैं वो अपने आप में स्ट्रांग मुझे नजर आते हैं दर्शक की नज़र से। ऐसे में जब मैं फिल्में देखता हूँ, फिक्शन फिल्में देखता हूँ 2.5-3 घंटे की, तो वहां पर एक लेखक सिर्फ 3 या 4 या 5 कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन मिर्जापुर में काम करते हुए मुझे लगता है कि एक राइटर ने, आपने मेहनत की है सभी कैरेक्टर्स पर। कितना चैलेंजफुल होता है ये, कैसे है, कितना? बहुत चैलेंजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं मनीष भाई, क्योंकि हम एक्चुअली इसमें तरीका बस यही है कि हम अपने दिमाग में, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं अपने दिमाग में मान के चलता हूँ कि हर सीन के अंदर हर कैरेक्टर लीड एक्टर। तो हमारी दुनिया में कोई लीड और सेकंड लीड और प्राइमरी और थर्ड लीड नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट करके हम कुछ ही वर्ड यूज नहीं करते अपने माइंड में भी। हमारे यहाँ उस सीन के अंदर अगर 3 कैरेक्टर्स हैं, भले ही एक कैरेक्टर उसमें 2 सीन के लिए हो, एक कैरेक्टर 100 सीन के लिए हो, उस सीन के अंदर बराबर की एजेंसी हम देने की कोशिश करते हैं। तो शायद इस वजह से छोटे से छोटा कैरेक्टर भी स्क्रीन पे एक अपनी कुछ छाप छोड़ के जाता है। तो वो हमारी डेलीबरेट कोशिश है। और ऐसा नहीं कि फिल्म के राइटर्स वो नहीं करना कर सकते या करना नहीं चाहते। फिल्म के अंदर एक डिफरेंट तरह की बंदिश होती है, जो ये है मेरे ख्याल से कि 2 से 2.5 घंटे का ही वो एक काम आप करके दे सकते हैं। तो उसके इसमें जाहिर सी बात है कि आप मेन कैरेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी कैरेक्टर्स थोड़े से साइड में चले जाएंगे। ओटीटी में जो फर्क है वो शायद मेन कारण यही है कि आपके पास वक्त ज्यादा है अपनी बात के, जिसके लिए कि हम अपने आप को सभाग्यशाली मानते आपने मिर्जापुर में डायलॉग सुपरवाइजर के तौर पर भी आपने काम किया है। हैं। जी हाँ। हाँ, संवाद जब पहुंचते हैं, जब आप शूट हो रहा होता है उस समय संवाद कितना बदला जाता है, क्या जो स्क्रिप्ट पर लिखा हुआ है क्या वही वही सेम बोला जा रहा है, या कैरेक्टर अपने हिसाब से चेंज करता है, या चलन हमेशा तो से रहा काफी है? बार वो सेम ही बोलते हैं। लहजा और डिक्शन, एक्सेंट, इसका मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा शायद मुझे लोग अड़ियल भी कह सकते हो, मैं कह नहीं सकता हूँ, शायद कह दें। बट अदरवाइज एक्टर्स की तरफ से अगर सीन लाइन चेंज कर रहे हैं तो बेटर के लिए चेंज कर रहे होते हैं। मतलब दिविंदु भाई, गुड्डू भाई, गोलू जी,
जितने मुझे नाम एकदम से याद आ रहे हैं, या पंकज सर स्पेशली, ये काफी बार अपनी तरफ से नई लाइंस लेकर आते हैं। और वो हम और गुरु भाई का शायद ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, या मीर भाई का, तो हम एक नजर एक दूसरे को देखते हैं यार ये तो बेटर लग रही है। तो ले अंजुम भाई हमारे शरद शुक्ला, बल्कि बिलीव नहीं करेंगे, एक दो ओपनिंग के सीन्स में जो बहुत पावरफुल लाइंस है सीजन 2 की, वो उनकी लिखी हुई है मेरी। तो ये तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए जो शुरू के 2-3 सीजन उनके आप देखते हैं, उनकी माँ के साथ जो शतरंज खेलने वाला जो सीन अगर आपने देखा होगा जी सीजन 2 में, तो उसकी जो उसमें से 4 अगर लाइन वो बोल रहे हैं शरद, तो उसमें से 2 लाइन उनकी है, मेरी नहीं है, क्रेडिट मुझे दे दिया गया है। तो बहुत सारे एक्टर्स अभी नई लाइन्स लेकर आते हैं, तो हमारा फर्ज ये है कि हम ईगो को साइड में रखकर देखिए कि क्या ये बेटर है, तो हम वो कोशिश करते हैं। और बाकी मेरे ख्याल से वो इतने ज्यादा चरित्रों को जानते हैं, अब हमारे सारे एक्टर्स, हम लकी हैं इस मामले में, और गुरु भाई भी इस बात की इजाजत देते हैं कि हाँ भाई किया जा सकता है, व्हाई नॉट। तो आई थिंक लाइंस ऐड करने में मेरे ख्याल से हमें से किसी को दिक्कत नहीं हुई है, कहीं पर भी ऐड किया गया, डिलीट नहीं करते हैं जनरली, वो लोग लाइंस ऐड करते हैं। और एक्सेंट, लहजे और डिक्शन को लेकर मैं बहुत ज्यादा अड़ जाता हूँ, वो मैं कोशिश करता हूँ कि सर एक बार ये वर्ड दोबारा बोलते हैं, सर ये लाइन दोबारा बोलते हैं, सर वर्ड गलत हो गया। तो कभी भी किसी एक्टर ने ये नहीं बोला कि पुनीत यार ये एक वर्ड के लिए दोबारा क्यों बुलवा रहे हो, वो कभी नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है हम दोबारा, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ से, एक आधा स्टेप मैं बढ़ाऊं, आधे स्टेप वो बढ़ते हैं, आधा स्टेप गुरु भाई बढ़ते हैं, तो तीनों लोग से मिलजुल कर, तीनों डिपार्टमेंट्स, राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर फिर हम काम को आगे बढ़ा ले जाते कहानी से लेकर के स्क्रीन प्ले और फिर संवाद लेखन तक जो मिर्जापुर का आपने किया है, उसमें सबसे अच्छा चरण जो कहते हैं कि अब मैं बहुत सेटिस्फैक्ट्री हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने काम से, तो उसमें से कौन सा चरण आपको पसंद आता है? ये हमारे जो दर्शक देखेंगे या जो पाठक पढ़ेंगे उनको ये समझ में आएगा कि तीनों चरण में कितनी चुनौतियां हैं, उसके बावजूद एक लेखक कितना उसे पसंद करता है। तो आपको हैं। मिर्जापुर की दुनिया में अगर आपसे बोलूं मनीष भाई, तो सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप फ्रीज हो गए। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आप फ्रीज हो गए थे, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी फिर से बोलूं? मैंने भी बोला ही था, मैं जस्ट चेक कर रहा था, दोबारा से मैं जवाब देता हूँ। तो इसका जवाब यही था कि मिर्जापुर की दुनिया में बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाते थे जहां पर हम स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों लिख रहे हैं, सीन वाइज, मतलब सीन लिखा, स्क्रीन पे डायलॉग दोनों लिखे, फिर सीन लिखा, फिर सीन। तो जब डायलॉग वाली स्टेज पे थे, जो हमारे केस में सीन और डायलॉग हम साथ ही लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हमने पूरा स्क्रीन पे लिख लिया फिर डायलॉग सेकंड स्टेज पे, हम साथ में करते थे सारा काम नॉर्मली। तो वो स्टेज सबसे मजेदार थी, क्योंकि मिर्जापुर एक थोड़ा सा फन फील्ड शो है, इमोशन ड्रामा वाला शो है, और इसके अंदर एक्शन सीन्स में भी आपको ड्रामा मिलता है, ऐसा नहीं कि सीधे गोली निकाल कट्टा निकाल के गोली चला दिया। और ये डायलॉग हेवी शो है, तो जब स्टेज पर हम होते थे तो सबसे ज्यादा मजा आता था। तो ये बहुत टायरिंग प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार प्रोसेस, बहुत सुख देने वाला प्रोसेस है। इंडस्ट्री के कई सारे लोग अब सामने आने लगे हैं कि ये शो मिर्जापुर 2 जो है वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा न देने के बजाय, अभी आपने सुना होगा, राजू श्रीवास्तव को सुना होगा, या अनुप्रिया पटेल को जो वहां से सोनभद्र से मिर्जापुर से खुद सांसद हैं, उन्होंने कमेंट किए हैं। उस कमेंट्स पर एक लेखक क्या कमेंट करेगा? देखिए, लेखक का कमेंट यही होगा कि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इसको समझना कोई बहुत कठिन बात नहीं है कि ये फिक्शनल कहानी है। उस हिसाब से तो फिर क्या, अगर यूपी में कोई सेट लव स्टोरी थी, तो क्या फिर हम ये मान लेते कि यूपी में सारे लोग लव मैरिज ही करते फिर रहे हैं? नहीं है ना वैसा। तो फिर वैसा ही क्यों माने कि अगर मैंने क्राइम की कहानी बताई है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे क्रिमिनल्स हैं वहां पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिक्शनल कहानी है, और इसको फिक्शनल कहानी की तरह से देखा जाए। अगर मैं किसी शहर में प्यार की कहानी बनाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सारे प्यार करने वाले लोग हैं, वहाँ कोई क्राइम नहीं होता। उसी तरह से अगर किसी शहर की फिक्शनल कहानी है जहाँ पर क्राइम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं। बल्कि ईमानदारी से मैं आपको बोलूँ तो मैं तो मिर्जापुर गया हूँ रिसर्च के लिए भी, और आप बिलीव ही नहीं कर सकते कितना ज्यादा शांत स्वभाव का टाउन है वो। बहुत ही प्यारे और स्वीट से लोग हैं वहां पर। और हम जब रेकी पर गए थे, मुझे याद है अब्बास भाई के साथ, तो वहां पर अगर किसी ने बोला है कि कुछ शूट होएगा, तैयारी होगी, तो वहां लोग चाय पानी के भी पैसे नहीं लेते आपसे बहुत बार। किसी चाय की चाय पिया, ऐसी कोई बात नहीं, आप पिक्चर बनाने आइएगा। तो ये किसी भी तरह से हमारी तरफ से कोई आक्षेप नहीं है, कोई कटाक्ष नहीं है मिर्जापुर शहर के ऊपर। ये कहानी है जिसका नाम इत्तेफाकन मिर्जापुर है। इसका नाम मुझे पता नहीं, बलिया भी हो सकता था, इसका नाम आई डोंट नो, मैं क्या कहूँ, बैंगलोर भी हो सकता था, क्योंकि हर शहर के अंदर हर तरह के लोग हैं। ये इत्तेफाकन एक क्राइम वाली कहानी। अगली बार हो सकता है मिर्जापुर में कोई लव स्टोरी बना दूं तो तो इसका मतलब थोड़ी कि मुझे इनाम दे देगा कोई कि आपने इस बार बड़ा प्यार हमारे शहर में दिखा दिया, वैसा है। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगा सबसे कि फिक्शनल कहानी है, इसको फिक्शनल कहानी तरह से ट्रीट करें, क्योंकि ना तो वहाँ कालीन भैया असलियत में रहते हैं,
ना वो मुन्ना भैया असलियत में किंग ऑफ मिर्जापुर लिख के लाल जीप में घूमते हैं, ना ही वहां पर किसी कॉलेज के अंदर कोई आलू पैटीज खाने के लिए प्रतियोगिता हो रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसको रियल की तरह से ट्रीट किया जाए। ये फिक्शनल कहानी है, इसका आनंद उठाएं, जो मुझे लगता है कि बहुत लोग उठा रहे हैं, इसको इतना ओवर थिंक करके सीरियस लेना है। दर्शक आजकल, मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये, दर्शक जी हाँ। आजकल बिहाइंड द सीन पे बहुत भरोसा करते हैं, बिहाइंड द सीन देखने को लालायित होते हैं, तो हम यहाँ बिहाइंड द सीन तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक लेखक क्रिएटर किस सीन को सबसे ज्यादा अच्छा फील कर रहा था, उसको याद करता है, वो हमेशा याद रखा जाने वाला सीन होगा, वो हमारे दर्शकों के साथ और हमारे पाठकों के साथ अगर आप शेयर कर पाए, वो सीन, सीजन 2 की बात कर रहे हैं मनीष भाई की 1 की? लोगों को सीजन 2 भा रहा है, सीजन 2 हाँ, को लोग हाँ, याद ये कर रहे सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि सब लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि हमने इस बार कोशिश की थी कि थोड़ा इमोशनल ड्रामा भी पेश किया जाए, क्योंकि सिर्फ गोलियों और कट्टों से तो कहानियां नहीं सुनाई जा सकती हैं। तो हमने वो चांस लिया था, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं। और अगर सीन की बात करें तो बड़ा ही रफली बोल सकता हूँ, जिसमें गुड्डू और डिम्पी अपने घर आते हैं अपने माँ पिताजी से मिलने, जिसमें फिर माँ को तमाचा मार देते हैं और एक इमोशनल सा सीन हो जाता है। मुझे वो सीन बड़ा पसंद आता है, बहुत बहुत पसंदीदा सीन है वो मेरा। जिसमें एक सीन जिसमें गोलू जो है पहली बार वायलेंट हो जाती है एपिसोड 1 में, जो कॉप को एकदम बेरहमी से मार देती है, और तब आपको समझ आता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अब इंसान बदल चुका। तो वो मेरे को बड़ा पसंद है। फिर एक बड़ा अजीब सा सीन है जिसमें तीनों लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मुन्ना भैया, भरत त्यागी और शरद शुक्ला, और वो लड़की नाचती है गोदी में अटकेली और लैप डांस। तो उसमें तीनों लोग अगर आप देखें ध्यान से, तो तीनों लोग एक दूसरे के साथ दोस्त बनने का बहाना सा कर रहे हैं, पर दोस्त कोई भी नहीं है किसी का उन तीनों में। तीनों लोग अपने अपनी टेरिटरीज के मालिक हैं, और तीनों लोग का अपने अपने पिताजी के साथ एक अलग तरह का रिश्ता है। तो तीनों लोग एक डिफरेंट तरह के फादर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें एक वन अपमैनशिप है कि मैं तेरे पर भारी पड़ रहा हूँ, मैं तुझे डायलॉग मार सकता हूँ, मैं तेरे से बेटर हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातचीत है, उसमें फैमिलीज भी घसीट ली जा रही है डायलॉग्स में। तो एक वो उसके अंदर एक क्रास फीलिंग है विच इज लाइक कॉमेडी, बट एट द सेम टाइम देयर इज सम सीरियस थिंग्स हैपनिंग हियर, देयर इज एन अंडरकरेंट ऑफ इमोशंस एंड यू नो वन अपमैनशिप बिटवीन अमंग्स ऑल द थ्री मेन। और उसी का इसके बीच में लड़की भी नाच के चली गई। तो आई थिंक इट्स अ वेल डन सीन। सो दैट इज वन मोर सीन व्हिच आई लव रियली अ लॉट। तो हाँ, इस तरह के हैं कुछ सीन। जी हाँ, ये मुझे ध्यान में है 3-4 सीन अभी जो मैंने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत सर, आपका, आपने बहुत कीमती समय दिया, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मिर्जापुर अपनी नई बुलंदियों को छुएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद है मनीष भाई कि आपने इतना प्यार से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं करेगा, शुक्रगुजार। ये जो दर्शक और वर्ग है। एसडब्ल्यूए का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मनीष भाई, क्योंकि ये एसोसिएशन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। मैं इसमें कुछ लोगों से जुड़ा हुआ, विनोद रंगनाथन सर, अंजुम जी राजोबली सर, जी ये मेरे बड़े करीब हैं और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो आई थिंक ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, इनकी कोशिशें सिर्फ राइटर्स का सम्मान ही नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि मुझे लगता है कि अच्छी कहानियां सुनाने में भी मदद करेंगी, जी क्योंकि राइटर को सम्मान मिल रहा है तो ज्यादा लोग लेखक बनेंगे, जी। तो मतलब ज्यादा कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो मैं उसके थैंक लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले कई सालों में परिवर्तन अपनी आंखों से होते दिखा है सामने। थैंक यू सो मच। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।